Good afternoon student, my name is Subham Misra. Today I am going to start your revision class of Geography subject, Chapter 5, Major Domains of the Earth. Page 30. So firstly we can see what is Earth, what is climate condition of Earth. तो देखते हैं कि Earth is only one planet that support of life. अर्थ ही ऐसा वन प्लेनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है बिकॉज ऑफ देयर लैंड वाटर एंड एयर इज़ अवेलेबल हियर. यहाँ पर लैंड वाटर एंड एयर जो है अवेलेबल है, इस कारण जो है क्या करता है, हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है. द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉम्प्लेक्स जोन. जो अर्थ का सरफेस है वो कॉम्प्लेक्स जोन है इन विच थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट मीट ओवरलैप एंड इंट्रैक्ट. यहाँ पर थ्री जो मेन कंपोनेंट हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से मीट करते हैं, मिलते हैं, या ओवरलैप करते हैं, या इंट्रैक्ट करते हैं. इंट्रैक्ट में ये होता है कि अगर एक का इफेक्ट अगर दूसरे पर देखने को मिलता है उसको कहते हैं इंट्रैक्ट करना. तो वो तीन मेन कंपोनेंट क्या हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर. ये क्या करते हैं, लिथोस्फीयर में क्या करता है, सभी प्रकार के लैंड्स आ जाते हैं. एटमॉस्फेयर में ये हमारा एयर आ जाता है, हाइड्रोस्फीयर में हमारा वाटर आ जाता है. तो हम देखते हैं कि ये वाटर और ये लैंड एक दूसरे से मीट तो करते ही हैं, एयर भी मीट करता है, ओवरलैप भी करते हैं, इंट्रैक्ट भी करते हैं. तो हम देखते हैं कि लिथोस्फीयर में द सॉलिड पोर्शन ऑफ द लैंड पार्ट दैट इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर. जो पूरे लैंड पार्ट का सॉलिड पोर्शन है उसको हम लिथोस्फीयर बोलेंगे. गैसियस लेयर दैट सराउंडिंग द अर्थ उसको हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे. जो भी गैसियस लेयर है हमारे अर्थ के सराउंड में उसको हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे. और द पार्ट कवरिंग द वाटर ऑफ अर्थ, जो हमारे अर्थ पर वाटर कवर्ड वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर. और इन तीनों के कम्बिनेशन को हम बोलेंगे बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड वाटर एंड एयर. इस कारण जो है यहाँ पर क्या होता है, लाइफ इज़ पॉसिबल. ड्यू टू दिस रीज़न लाइफ इज़ पॉसिबल. तो बायोस्फीयर क्या है, एक नैरो जोन है, ये तीनों के कम्बिनेशन से बनता है. और यहाँ पर जो है लैंड वाटर एयर अवेलेबल होता है. ड्यू टू दिस रीज़न लाइफ इज़ पॉसिबल. देन हम देखते हैं कि व्हाट इज लिथोस्फीयर. तो all land part is related to lithosphere. It comprises the rocks of the earth's crust and the thin layer of soil that contain nutrient element which sustain organism. ये लिथोस्फीयर जो लैंड से रिलेटेड है, ये हम कह रहे हैं कि जो अर्थ का क्रस्ट वाला पार्ट होता है, जो टॉप सॉइल होता है, जो कि हमारे क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स देता है जिससे हमारा ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर पॉसिबल है. तो ये लैंड वाले पार्ट को यहाँ पर लिथोस्फीयर बोला जा रहा है. टू मेन डिवीज़न ऑफ द अर्थ सरफेस, और सरफेस के दो मेन डिवीज़न को यहाँ पर देखा जा रहा है, एक कॉन्टिनेंट्स और एक होता है ओशियन बेसिन्स. तो हमें तो जो हम अपने इस फिगर में देखते हैं कि जो हमारा अर्थ है उसको अगर हम यहाँ पर इस मैप के थ्रू देखें तो यहाँ पर कुछ पार्ट पर लैंड है, ये वाला पार्ट पर लैंड है, कुछ पार्ट पे जो है ओशियन है. तो जिस पार्ट पर लैंड है उसको बोला गया कॉन्टिनेंट, और जिस पार्ट पर ओशियन है उसको बोला, इस पार्ट पर वाटर है उसको बोला गया ओशियन. तो यहाँ पर हम लिथोस्फीयर में हम केवल लैंड वाले पार्ट की बात करेंगे. तो एक तो हमारा पूरा कॉन्टिनेंट वाला पार्ट हो गया, एक ओशियन बेसिन, ओशियन नहीं ओशियन बेसिन, नॉट ओशियन. ओशियन में ये वाटर वाला पार्ट आ जाएगा. ओशियन बेसिन में ये होगा कि वाटर के नीचे जो लैंड है, जैसे कॉन्टिनेंट में तो ये वाला एरिया आ गया पूरा, और ये जो ओशियन में ओशियन बेसिन है उसमें ये है कि जो वाटर पे अगर हम यहाँ पर खड़े हों तो ये हमारे नीचे एक ज़मीन तो आएगी नहीं वाटर के नीचे, तो वो वाली ज़मीन जो बेसिन में दबी है वो वाली ज़मीन, और ये हमारा पूरा कॉन्टिनेंट वाला ज़मीन. इज़ द लैंड मास लिथोस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड कनेक्टेड. जो हम देखते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो एक लैंड मास से कनेक्टेड है. जो यहाँ से जो ज़मीन आई वही कनेक्ट है यहाँ से यहाँ तक. भले ही यहाँ पर वाटर अवेलेबल हो गया है लेकिन ये ज़मीन ही कनेक्ट है. ऑल द ओशियंस आर द वर्ल्ड
आर कनेक्टेड विद द अनदर। देन देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सी लेवल। अब सी लेवल का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जैसे हमें कोई चीज़ अगर मेज़र करना हुआ, जैसे माउंटेन की हाइट ही हमें अगर मेज़र करना हुआ, तो हम जो मेज़र करते हैं वो उसका जो बेस मानते हैं वो है सी लेवल। सी लेवल से ही हम मेज़र करते हैं, क्योंकि सी लेवल से ही हम देखते हैं कि कितना डेप्थ में वो चीज़ें गई है, कितना वहाँ से, जैसे यहाँ ये हमारा सी लेवल है, इसके यहाँ से ये हमारा यहाँ पर एक डिग है, गड्ढा है, तो देखते हैं कि जो इसकी हाइट को मेज़र करेंगे वो हम यहाँ से करेंगे सी लेवल से। इस डेप्थ इसका हम देखते हैं जो ये मेरियाना ट्रेंच है, इसकी भी हाइट हम यहाँ से मेज़र करेंगे नीचे की तरफ। माउंटेन की हाइट हम जो है यहाँ सी लेवल से ऊपर की तरफ मेज़र करेंगे। तो द हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है हमारे यहाँ का, तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर जो है ऊंचा है, 8,848 मीटर जो है ऊंचा है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ क्या है, ये है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच जो है क्या है कि ये हमारे, अगर देखते हैं कि ओशियन में नीचे की तरफ चली जाती है अगर कोई माउंटेन, तो उसको वो है मेरियाना ट्रेंच, जो कि 11,022 मीटर जो है ऊंचा है, जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो डेप्थ ऑफ सी है वो ग्रेटर है हाईएस्ट पीक से। हाईएस्ट पीक मीन्स माउंटेन पीक। द ग्रेटर पार्ट ऑफ लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर अपने फिगर्स में, तो यहाँ पर ये जो मिडिल वाली लाइन है, अपने अर्थ के मिडिल वाली लाइन को इसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर जो होता है इसको 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। इसका काम होता है इसको 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करना। एक पोर्शन को बोलेंगे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पोर्शन को बोलेंगे हम साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर इस यहाँ इक्वेटर से 23 हाफ अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं, तो यहाँ पर 23 हाफ नॉर्थ जो है, तो यहाँ पर एक लाइन मिलती है, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ पर 23 हाफ साउथ में अगर जाएं, तो इसको बोलेंगे हम इस लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखते हैं यहाँ पर मेजर, ये जो इक्वेटर वाली लाइन है, इसके नीचे जो है साउदर्न पार्ट है, साउदर्न हेमिस्फीयर, और इसके नीचे जो है नादर, इसके ऊपर जो है नादर्न हेमिस्फीयर है। तो देखते हैं मोस्टली पार्ट जो है लैंड का ये लाइन के ऊपर ही लाइज कर रहा है, मतलब ज़्यादा जो है जो लैंड है वो नादर्न वाले पार्ट में है। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि द ग्रेटर पार्ट ऑफ लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट की द पार्ट ऑफ लैंड मास सेपरेट बाय वाटर बॉडी, जो हमारा लैंड मास का पार्ट है जो कि वाटर बॉडी से सेपरेट है, उसको हम कहेंगे कॉन्टिनेंट। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा वाटर बॉडी है, इससे जो है ये लैंड पार्ट है, ये हमारा सेपरेट है। तो ये हमारा 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें से सबसे जो बड़ा मेजर कॉन्टिनेंट है वो है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया सबसे बड़ा है। एशिया के बाद क्या आता है, अफ्रीका सेकंड पे, फर्स्ट पे एशिया, सेकंड पे अफ्रीका, थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे साउथ अमेरिका, फिर फिफ्थ पे एंटार्क्टिका, सिक्स्थ पे यूरोप, और सबसे छोटा ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। इसका एक और नाम है आइसलैंड कॉन्टिनेंट, इसको कहते हैं। अब आइसलैंड कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको कहते हैं वाइट कॉन्टिनेंट। अब देखें हम कि ये जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है, यहाँ पर रॉकी माउंटेन पाया जाता है। रॉकी माउंटेन, एप्लिसियन जो है माउंटेन रेंज, ये पाया जाता है। और जो साउथ वाला अमेरिका है उसमें पाया जाता है एंडीज माउंटेन रेंज। एंडीज, यहाँ पर रॉकी, यहाँ पर एंडीज, यहाँ पर एप्लिसियन भी पाया जाता है। और यूरोप में देखते हैं तो एल्प्स पाया जाता है, एल्प्स माउंटेन। और नेक्स्ट देखते हैं ये हमारा जो है यहाँ पर एशिया में हमारे तिब्बतन प्लेट्यू, हिमालयास, ये सब एशिया में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने देखा कि देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें से सबसे बड़ा है एशिया, देन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर एंटार्क्टिका, फिर यूरोप,
फिर ऑस्ट्रेलिया, सबसे स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। तो एशिया के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ के मिडिल से जो इक्वेटर गया है, इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एशिया से ही होकर जाता है। तो कह रहे हैं कि द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जो हमारा एशिया है, अगर हम इसको यहाँ से देखें, एशिया जो हमारा है अगर इसको हम 20 से डिवाइड करें तो ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइज कर रहा है। ये हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ये जो है टोटल जो एरिया है लैंड का, उसका 1/3 जो है पार्ट कवर्ड करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसी कॉन्टिनेंट से जो है पास कर रहा है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट। अब हम ये देख रहे हैं कि एशिया जो है ये हमारे यूरोप से अलग है। ये जो माउंटेन अलग किया हुआ है उसका नाम है यूराल माउंटेन। यही माउंटेन जो है एशिया और यूरोप को सेपरेट किया हुआ है। तो ये है एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। और यूरोप और एशिया की जो कॉम्बिनेशन है, अगर यहाँ से हम देखें कि ये पूरा एशिया और ये यूरोप दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसको हम बोलेंगे इस कॉम्बिनेशन को यूरेशिया। इट मीन्स यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। सेकेंड हम देखते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप जो है एशिया से बहुत ही स्मॉलर है। देख रहे हैं एशिया इतना बड़ा है, यूरोप बहुत छोटा है इससे, मच स्मॉलर। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। यह जो है एशिया के वेस्ट में लाइज करता है। ये एशिया के वेस्ट में लाइज करता है। इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो ये वेस्ट में लाइज कर रहा है। द अंटार्कटिक सर्किल पासेस थ्रू इट। अब हम देखते हैं अंटार्कटिक सर्किल क्या होता है। ये हमारा अर्थ है, अर्थ के मिडिल से जो लाइन जाती है उसको इक्वेटर कहते हैं या 0 डिग्री लाइन कहते हैं। और इसका काम होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करना। अब हम इसके देखते हैं, इसके 20 हाफ नॉर्थ में, तो ये यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। 23 जो है हाफ साउथ में देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अगर हम यहाँ से 0 डिग्री से 66 हाफ नॉर्थ में देखें तो यहाँ पर आर्कटिक सर्किल यहाँ से पास करता है। और यहाँ पर 66 हाफ साउथ में देखें तो यहाँ पर एंटार्क्टिक सर्किल पास करता है। तो ये जो ये आर्कटिक सर्किल पास कर रहा है वो यूरोप से ही पास कर रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि द आर्कटिक सर्किल पासेस थ्रू इट इज़ बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है ये हमारे 3 साइड से वाटर से, ये यहाँ से भी वाटर आ रहा है, यहाँ से भी वाटर आ रहा है, ये 3 साइड से जो है वाटर से क्या है, बाउंडेड है, बंधा हुआ है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द एशिया आफ्टर एशिया। हम एशिया के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट देखते हैं तो एशिया के बाद क्या आता है, ये अफ्रीका। तो हम इसी अफ्रीका को देखेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। द इक्वेटर और 0 डिग्री लाइन रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। हम ऐसा देखते हैं कि जो हमारा ये इक्वेटर है वो हम देखते हैं कि अफ्रीका के ऑलमोस्ट मिडिल से पास हो रहा है अफ्रीका के। और एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि यहाँ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उससे तीनों लाइंस जो है पास करती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास हो रहा है, और मिडिल वाली लाइन इक्वेटर तो पास हो ही रही है। तो हम इसको कह सकते हैं कि अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो कि हमारे अफ्रीका का लार्ज पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट हम देख रहे हैं कहाँ लाइज कर रहा है, ये नॉर्दर्न वाले। इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ जाता है, इसके नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका मोस्टली पार्ट जो है सिचुएट है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यू विल बी फाइंड दैट इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न प्रोसेस। यहाँ पर तीनों लाइन जो है पास हो रही हैं कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर भी पास हो रहा है।
द सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन लोकेटेड अफ्रीका। अब हम एक चीज़ देखें कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दो चीज़ होती हैं। अगर हम यहाँ से पूरी लंबाई को देखें, अगर हम लेंथ को देखें तो ये हमारा हो गया लॉन्गेस्ट, और अगर हम वॉल्यूम को देखें तो ये हो गया लार्जेस्ट। अगर ज़्यादा वाटर लेके आ रहा है तो उसको बोलेंगे लार्जेस्ट, और ये लंबा लेंथ को देखें तो यह हो गया लॉन्गेस्ट। तो ये है सहारा डेजर्ट जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज़ लोकेटेड अफ्रीका, जो कि अफ्रीका में लोकेटेड है। द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशियन एंड सी। इसके हम ऑल साइड से देखते हैं, इधर से भी वाटर, इधर से भी वाटर, ये चारों साइड से इसके क्या होता है, वाटर से ये बाउंडेड होता है। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फ्लो थ्रू अफ्रीका। यहाँ पर जो है, यहीं पर ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, ये नाइल रिवर जो है यहीं पर फ्लो करती है। सबसे लंबी जो रिवर होती है वो यहीं अफ्रीका में ही फ्लो करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये थर्ड लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट होता है ऑफ द वर्ल्ड, ये नॉर्थ अमेरिका होता है। इट इज़ लिंक्ड टू अ साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। ये जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड मास से कनेक्टेड होता है। उस नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड मास को हम बोलते हैं इस्थमस, और ये इस्थमस जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट किया हुआ है, उस इस्थमस का नाम है इस्थमस ऑफ पनामा। हम इस्थमस उसको बोलते हैं, इस्थमस और स्ट्रेट दोनों में डिफरेंस होता है। अगर कोई टू लैंड बॉडी हैं, अगर उसको हमें एक नैरो लैंड बॉडी से कनेक्ट करना हुआ तो उसको इस्थमस बोलेंगे। अब अगर उसी दोनों लैंड बॉडी को अगर हमें किसी नैरो वाटर बॉडी से अगर कनेक्ट करना हुआ तो उसको हम स्ट्रेट बोलेंगे। तो इस्थमस क्या हुआ, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू द टू लैंड मास। द कॉन्टिनेंट लाइज परमानेंटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका अगर हम इसको देखें, ये सबसे पहले तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और देख रहे हैं यहाँ से वेस्टर्न जो है हेमिस्फीयर में है। नॉर्थ में तो है ही और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। यहाँ पर क्या होता है कि जो नॉर्थ अमेरिका वाला साइड है यहाँ पर रॉकीज माउंटेन लाइज करता है, और ये जो साउथ अमेरिका वाला है यहाँ पर इंडीज माउंटेन जो है लाइज करता है, जो कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। तो द इंडीज माउंटेन रेंज, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, रन थ्रू इट लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये जो है नॉर्थ से साउथ जो इसका लेंथ है, ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जो कि साउथ अमेरिका में लाइज करता है। जबकि नॉर्थ अमेरिका में ये हमारा रॉकीज माउंटेन रेंज लाइज करता है। साउथ अमेरिका है द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। जो साउथ अमेरिका में क्या होता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, अभी हमने लार्जेस्ट के बारे में बताया था कि जो ज़्यादा वॉल्यूम लेकर चले उसको लार्जेस्ट बोलते हैं। तो ये अमेजन रिवर जो है साउथ अमेरिका में ही सिचुएट है। देन हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को एक दूसरा इसका अदर नेम भी है आइसलैंड कॉन्टिनेंट। अब क्यों आइसलैंड कॉन्टिनेंट है उसको देखेंगे हम। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। हम देखते हैं कि जो हमारा ये ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारे ये इक्वेटर के एकदम नीचे है। कोई भी इसका पार्ट जो है इक्वेटर से टच नहीं कर रहा है, यानी हम इसको कह सकते हैं ये पूरा इंटायरली पार्ट जो है जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, ये भी और ये भी, अंटार्कटिका भी। तो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाई द ओशियन एंड सीज। ये पूरे चारों साइड से जो है ओशियन से जो है क्या होता है, घिरा होता है। इस कारण जो है ओशियन से या फिर वाटर से घिरा होता है, इस कारण से क्या कहते हैं हम, इट इज कॉल्ड एंड आइसलैंड कॉन्टिनेंट। इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, आइसलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है, इसको एक और इसका अदर नाम है वाइट कॉन्टिनेंट। अब क्यों वाइट कॉन्टिनेंट नाम है, एंटार्क्टिका लाइज कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। इसका मैक्सिमम पार्ट हम देख रहे हैं कि साउदर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट ऑल द सेंटर ऑफ द
कॉन्टिनेंट। हम साउथ पोल को जो देखते हैं ऑलमोस्ट इस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के सेंटर में जो है लाइज करता है। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस सीट। ये क्या है, थिक आइस सीट से ये कवर्ड है, तो पूरा बॉडी इसका है वो वाइट दिखता है, तो इस कारण जो है हम इसको क्या कह सकते हैं, वाइट कॉन्टिनेंट। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ पर परमानेंटली कोई जो है मानव जो है यहाँ पर नहीं रहते, लेकिन जनरली देखा जाता है कि समर रीजन में क्या होता है, यहाँ पर रिसर्च सेंटर चलते रहते हैं। विंटर में तो कोई नहीं जाता, लेकिन समर में देखते हैं रिसर्च सेंटर यहाँ पर चलता रहता है। इंडिया आल्सो हैज रिसर्च स्टेशन देयर, दीज नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। यहाँ पर मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो रिसर्च सेंटर का नाम है इंडिया का, वो यहाँ पर समर सीजन में चलता रहता है। एंड देन वी लर्न अबाउट व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ में मैक्सिमम पार्ट पे क्या होता है, हमारा वाटर है। इस कारण इसको हम क्या कह देते हैं, ब्लू प्लैनेट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्ट कवर्ड बाय वाटर बॉडीज, सो इट इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। तो मोर देन 71% अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। 71% पे क्या है, वाटर कवर्ड है। लेकिन उसमें से भी हम क्या देखते हैं कि आउट ऑफ दैट 97 ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन ओशियन। जो कि 71% तो हमारा वाटर है, लेकिन इस 71% का 97% वाटर वाला जो भाग है वो ओशियन में है, ये समुद्र में, जो कि हमारा खारा है पानी। तो उस पानी को, साल्टी वाटर को हम यूज़ कर नहीं सकते। और लार्ज पोर्शन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर, और उससे जो बहुत बचा वाला पार्ट है उसका भी अधिक पार्ट क्या है, ग्लेशियर और आइस शीट के फॉर्म में है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा यूजेबल वाटर है, वाटर ऑफ यूज, जो हम यूज़ करते हैं वाटर, वो 0.03% ही हम वाटर जो है फ्रेश वाटर के रूप में यूज़ करते हैं। सो हैंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। इस कारण हमारा जो अर्थ है ब्लू प्लैनेट होने की वजह से भी पानी की कमी से, शॉर्टेज ऑफ वाटर का प्रॉब्लम को देखने को मिलता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं ओशियन। ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ओशियन जो है, जो हम इस फिगर में देखते हैं, जो जनरली पार्ट पर वाटर कवरअप है, उस पार्ट को हम ओशियन का नाम देते हैं। द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर्स आर। ये वो ओशियंस देखते हैं कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं। और किस प्रकार की मूवमेंट होती रहती है इसमें, जनरली 3 टाइप्स की मूवमेंट होती हैं, जैसे वेव, लहरें आती हैं, टाइड्स, ओशियन करेंट्स। तो मेजर ओशियंस हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट है, सबसे बिगेस्ट जो ओशियन है पैसिफिक ओशियन, फिर है अटलांटिक ओशियन, थर्ड है इंडियन ओशियन, फिर है फोर्थ साउदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। सबसे छोटा ये है आर्कटिक ओशियन। तो फर्स्टली हम देखते हैं पैसिफिक ओशियन क्या होता है। पैसिफिक ओशियन इज अ लार्जेस्ट ओशियन, इट इज सेपरेट ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का 1/3 भाग पर जो है क्या है, ये फैला है। मेरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशियन। मेरियाना ट्रेंच भी यहीं पर लाइज करता है। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट। ये पैसिफिक ओशियन है जो कि हमारा सर्कुलर फॉर्म में है। इसके इधर जो है नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर एशिया है, और ये जो है एक रिंग फॉर्म में है। यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। इस कारण जो है ये वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने के कारण ये एक रिंग फॉर्म में हो रही है वॉल्केनिक एक्टिविटी। इस कारण से हम क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट हम देखते हैं अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन क्या है कि सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है। इट इज एस शेप्ड। ये एस शेप्ड क्यों होता है, क्योंकि ये यूरोप और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है हमारा, यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इस पर क्या होता है, इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ये फ्लैंक्ड हो जाता है इधर थोड़ा सा ऐसे, और इधर होता है नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका है, तो ये क्या होता है, फ्लैंक होके एस शेप ले लेता है। एस शेप लेने के कारण ये इट इज एस शेप्ड। तो इट इज़ फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका
ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड जो है यूरोप और अफ्रीका है, वेस्टर्न साइड में हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। द कोस्टल लाइन ऑफ एटलांटिक ओशियन इज़ हाईली इंडेंटेड। ये देख रहे हैं कि जो कोस्टल लाइन है यहाँ का वो काफ़ी टूटी हुई होती है। जो कोस्टल लाइन होती है इसे इस प्रकार होती है, तो इस कारण यहाँ पर जो सी होता है, शिप जो हमारे जहाज होते हैं पानी वाले, उनको पार करना आसान होता है, क्योंकि अगर एक स्ट्रेट लाइन हुआ तो उसको पार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर डिग करना पड़ेगा, उसका उतना डिग करके वहाँ पर हमें जो है अपने शिप को लाना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर ये इंडेंटेड है तो ये टूटी हुई खुद ही है, तो यहाँ पर हम इसको आसानी से यहाँ पर शिप हम पार कर सकते हैं। सो इस कारण हम कह सकते हैं कि ये आइडियल फॉर नेचुरल हार्बर है, बंदरगाह है, आदर्श बंदरगाह है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ बिगेस्ट ओशियन। मीन्स ये कह सकते हैं अगर हम कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो ओशियन है काफ़ी बिजी रहता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। यहाँ से व्यापार जो है यहाँ से इधर, इधर से इधर, जो शिप होती है इधर से इधर क्या होती है, हर वक्त जो है यहाँ से शिप जो है इधर से इधर पार करती है, इधर से इधर ट्रेड होते रहते हैं, यहाँ पर व्यापार होते रहते हैं, इस कारण जो है ये बहुत ही बिजी होता है। थर्ड देखते हैं हमारा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन क्या है, ये हमारा ट्रायंगुलर शेप में होता है। इंडियन ओशियन जो है हमारा ट्रायंगुलर शेप में होता है। इसके नॉर्थ में एशिया है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट में जो है अफ्रीका है। इसका नाम इंडियन ओशियन पड़ा क्यों, हमारे देश के नाम पे इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो ट्रायंगुलर शेप में है तो ये जो हमारी कंट्री है इंडिया, ये इससे ज़्यादा इसमें धसी हुई है, सबसे ज़्यादा धसी हुई है, इस कारण इसका नाम इंडियन ओशियन पड़ा। तो द इंडियन ओशियन इज द only ocean named after a country, that is India. The shape of ocean is almost triangular. In a north it is bounded by Asia. नॉर्थ में देख रहे हैं एशिया से बाउंडेड है। इन द वेस्ट अफ्रीका एंड ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। देन हम देखते हैं एटमॉस्फियर के बारे में। एटमॉस्फियर के बारे में हम देखते हैं। The earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. It provides us with the air we breathe and protect us from the harmful effect of the sun. सन से जो हार्मफुल इफेक्ट वाली रेज आती हैं उससे हमें जो है क्या करता है, एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है और हमें जो है सांस लेने के लिए जो है स्वच्छ वायु देता है, फ्रेश एयर देता है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़ और टेम्परेचर एक्सेट्रा के हिसाब से देखें तो हमारे एटमॉस्फेयर को 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। ये हमारा अर्थ है। अर्थ से सबसे पहले जो आता है ट्रोपोस्फियर, अबाउट 18 किलोमीटर के अंदर आता है ये ट्रोपोस्फियर। इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और लास्ट में आता है एक्सोस्फियर। तो देखते हैं कि द एटमॉस्फियर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर एबंडेंट मात्रा में हम देखें तो हमारा जो है नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है, एंड ऑक्सीजन विच मेक्स अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर ही ये 99% जो है हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन जो है 78% पे होता है और ऑक्सीजन जो है 21% पे, एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्रेसाइज 1% बाई वॉल्यूम। 1% में सभी गैसें और आती हैं। मोस्टली पार्ट पे जो है नाइट्रोजन कवरअप करता है। इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ द एटम वेरीज विथ हाइट, इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी ग्रो अप। इट मीन्स देखते हैं जो डेंस गैसें हैं, ये हमारा सी लेवल है, सी लेवल पर डेंस गैसें हैं। अगर इस पर सन का रेस पड़ा तो ये जो डेंस गैसें क्या हैं वो ऊपर उठने लगेंगी। अगर ऊपर उठने लगी तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या करेगी, रैपिडली घटेगी। तो रैपिडली घटेगी, यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लो प्रेशर है, तो ये जब घटेगी यहाँ से जाके जो है इस पर पड़ेगा प्रेशर, तो ये हम ये कह सकते हैं कि जो एयर का फ्लो होता है वो हमारा हाई प्रेशर से क्या होता है, लो प्रेशर की ओर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, द डोमेन ऑफ लाइफ, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है
और तीनों चीज़ों के कम्बिनेशन, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के कम्बिनेशन को बायोस्फीयर बोल रहे थे। बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। यहाँ पर लैंड, वाटर, एयर का जो है कांटेक्ट पाया जाता है, यह नैरो जोन है। इस कारण जो है यहाँ पर क्या होता है, लाइफ पॉसिबल होता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड ह्यूमन आर लिंक्ड टू द अर्थ अदर एंड टू द बायोस्फीयर ऑफ सर्वाइवल। अगर हम इसको देखें, अगर मोस्टली पार्ट को अगर इसको हम देखें तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम पर डिपेंड करता है, एनिमल किंगडम क्या होते हैं, प्लांट किंगडम पर डिपेंड होते हैं। इंटर रिलेशन एमंग द 3 डोमेन्स ऑफ द इन्वायरमेंट। ये क्या होता है, इंटर रिलेशन करते हैं आपस में एक दूसरे से। तो इस कारण जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा चैप्टर जो है एंड हुआ।